आप सभी का स्वागत है अगले लेक्चर के अंदर। पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता है हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था। स्लोप हमारे जीवन में कई जगह पर काम आती है। घर में गाड़ी चढ़ानी है तो स्लोप का काम आता है। आपको सीढ़ी चढ़नी है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो स्लोप का काम आता है। बहुत सारी जगहों पर स्लोप के हम यूज़ को देखते हैं, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा। आपको भी अगर इस तरह के कोई और एग्जांपल्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपनी लाइफ में स्लोप को कहाँ कहाँ पर देखते हैं। आज हम स्लोप के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट को हम पहले जान लेते हैं जिसका नाम है कोलिनियरिटी, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं समरेखीयता। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। एक लाइन पे एक लाइन है ए सी, उस पर मैंने 3 पॉइंट्स बनाने हैं ए बी और सी। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ए बी का स्लोप निकालिए और आपको पूछा जाए कि बी सी का स्लोप निकालिए, तो क्या आप कह सकते हैं कि ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल होगा? बिल्कुल। ये जो लाइन ए सी है, इस पे जितने भी पॉइंट्स के बीच में आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, सबकी स्लोप, सबकी प्रवणता इक्वल ही आने वाली है। तो इस तरह की जब स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं तो तीनों ही जैसे स्लोप्स आप देख रहे हैं इक्वल आएगी। y2 माइनस y1 कर रहे हैं, x2 माइनस x1। ये फर्स्ट, ये ए बी की स्लोप है। और उसी तरह से y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये किसकी स्लोप है? बी सी की स्लोप है। और उसी तरह से y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, ये किसकी स्लोप है? ए सी की स्लोप है। तो आप जब भी कोलिनियरिटी पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालेंगे। और तो हम क्या करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालेंगे। जैसे ए बी और बी सी की स्लोप अगर इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, यानी कि ये लाइन के कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका एक बार छोटा सा रिकैप, रिवीजन जैसा देख लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं सारे, इनके बारे में जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि 2 लाइंस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उनके बीच में प्रॉपर्टी क्या लगती है, उन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसी तरह से जब 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा, यानी उनका जो स्लोप होगा, उन दोनों का स्लोप भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। उसी तरह से हमने 4 टाइप्स ऑफ स्लोप पढ़े थे। तो पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो पॉइंट ए है, जब हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों ही क्या होंगे? इंक्रीमेंट होंगे, दोनों ही इंक्रीज होंगे, दोनों में बढ़त होगी। आप बी के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो छोटे आएंगे और ए के जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो बड़े होंगे। इस तरह का जो स्लोप होता है उसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना, वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। उसी तरह से नेगेटिव स्लोप में हमने देखा था कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस तरह का जो स्लोप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव स्लोप कहते हैं। या इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें जो बनेगा एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, जिसको हिंदी में हम अधिक कोण कहते हैं। ऐसी लाइन जो कि इस तरह का एंगल देती है 90 डिग्री से बड़ा, उसको हम नेगेटिव स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास तीसरा टाइप क्या था? जब ये कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस की अगर पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसका स्लोप कितना होता है? 0 होता है। इसका वैल्यू भी हमने देखा था कि ये जब इसका 0 क्यों होता है, क्योंकि इस पे जो y के वैल्यू होंगे वो सेम होंगे। तो y2 माइनस y1 0 होने पर यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। उसी तरह से फोर्थ और लास्ट जो हमने टाइप देखा था वो था हमारा जब स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी लाइन जो पैरेलल होती है वर्टिकल y एक्सिस के, एक सरल रेखा जो समांतर होगी y अक्ष के, उसका स्लोप, उसकी प्रवणता हमेशा क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि इसके ऊपर जो वैल्यू है x2 और x1 दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो यहाँ नीचे क्या आएगा? 0। ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है। तो अपॉन में जब 0 आता है तब हम उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रन इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ये जब रन 0 हो जाता है इसका,
तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है। और उसी तरह से कोलिनियरिटी की कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हमने अभी जस्ट देखा ही है कोलिनियरिटी कैसे टेस्ट की जाती है। कोई भी पॉइंट है जैसे ए और बी, इन दोनों का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बी और सी का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, या सी या ए का स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की स्लोप आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपको जो स्लोप मिलेंगे अगर वो इक्वल मिल रहे हैं तो हम कहेंगे वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और अगर अलग अलग मिल रहे हैं तो फिर उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके वो जो अलग लाइंस हो सकती हैं या फिर उसका स्लोप कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोलिनियरिटी जो हमने ये टॉपिक अभी पढ़ा है, इसी से ही पहला क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। देखिए क्या क्या है, दिए गए समीकरण में समरेखीय बिंदु ज्ञात करना है, यानी फाइंड द कोलिनियर पॉइंट्स फॉर इक्वेशन एक दे रखी है 3x - 2y = 2। तो इस इक्वेशन को पहले यहाँ लिख लेते हैं 3x - 2y = 2। इसको हम कंपेयर करेंगे y = mx + c से, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले। तो ये माइनस की 2y को मैं इधर ही रख रहा हूँ, 3x को मैंने उधर भेजा तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस का 2। यहाँ y के साथ आप देखिए प्लस का साइन और कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये जो -2 है इसको हम इसके डिवीजन में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -3/-2 एंड दिस विल बी -2। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3/2x -1। ये आपका इक्वेशन यहाँ से हमको मिल गया। तो ये इक्वेशन से हमको क्या मिल सकता है, स्लोप फाइंड आउट हो सकता है। यहाँ से स्लोप कितना होगा इसका 3/2, और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा -1। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। लेकिन हमको ये क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। यानी x की जगह कुछ वैल्यू रखी जाए तो y की जो वैल्यू मिलेगी उसको फिर प्लॉट करके हमें पता करना है कि इसके कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से, ये a b c जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे x एक टेबल बना लेते हैं हम, x = y तो हमको क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए 3 कोऑर्डिनेट्स अपन निकालते हैं, तो मैंने पहले x की जगह पे 0 रखा, तो मुझे y = कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या रख के देखते हैं, यहाँ पे इस 2 के मल्टीपल में अगर हम रखेंगे तो 2 नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, तो ग्राफ पे आसानी से प्लॉट करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो मैं x की जगह रख रहा हूँ यहाँ पे 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 - 1 हमको यहाँ पर भी मिलेगा 2। उसी तरीके से अगर हम x = रखते हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - 1, और हमको y मिलेगा 5। तो अब देखिए हमको 3 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए हैं। अगर हम x, y में लिखें तो ये मिल गया 0, -1, ये पॉइंट हमको मिल गया 2, 2, और ये जो लास्ट पॉइंट हमको मिला है वो है 4, 5। ठीक है, इसको हम प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ के ऊपर, क्या ये कोलिनियर आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। देखिए x और y कहाँ है, ये है हमारा 1 2 3 4 5 तक ही चाहिए हमको, 1 2 3 4, y में 5 तक चाहिए, और मान लेते हैं ये है -1। तो 0, -1 यानी कि हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, x का वैल्यू 0 है y एक्सिस पर, ये हो गया एक पॉइंट तो हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है 2, 2, ये है 2, 2 मान लेते हैं, ये 2, 2 हो गया, इस लाइन को जोड़ सकते हैं। और ये है हमारा 4, 5, ये है x एक्सिस पे 4, और ये हो गया आपका 5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। इसको आप कर सकते हैं 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 0, तो ये क्या देगा आपको 3/2। अब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल लीजिए, m = 5 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 2, ये भी आपको क्या दे रहा है 3/2 दे रहा है। यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है पॉइंट ए बी और सी, ये पॉइंट ए बी सी दोनों क्या है, कोलिनियर है। तो ये कोलिनियरिटी का टेस्ट हमने करके देखा, तो ये पॉइंट्स हमने जो हमको ये क्या निकालने थे, कोलिनियर पॉइंट निकालने थे। लेकिन कोलिनियरिटी को टेस्ट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ा है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे समझी, इस कंडीशन का हमने यूज किया कि हमें पहले अगर इसका स्लोप इक्वल नहीं आता तो हम ये कह ही नहीं सकते कि ये कोलिनियर है पॉइंट। अगर स्लोप अलग अलग आ रहे हैं तो फिर कुछ और कंडीशन इसके अंदर से लगती। लेकिन अभी हम क्या, हमारा जो स्लोप हमने फाइंड आउट किया 3/2, दोनों, इसका भी 3/2 है। आप चाहें तो इसका और इसका भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। m = 5 + 1 डिवाइडेड बाय 0/4, 6/4, जो कि फिर से होगा 3/2।
कोई भी दो स्लोप आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर दो स्लोप इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब तीसरा तो अपने आप इक्वल आने वाला ही है, क्योंकि दो स्लोप का मतलब क्या है, 3 पॉइंट कवर हो जाते हैं, ए बी और बी सी, यानी ए बी और सी तीनों पॉइंट कवर हो जाते हैं जब दो स्लोप को आप कंपेयर कर लेते हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अब हम आगे हैं जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस हम इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ये फॉर्मूला बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। m किसको डिफाइन करता है, हमें पता है स्लोप को डिफाइन करता है। इसमें x2 y2 क्या है, एक कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, और x1 y1 क्या है, एक दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके स्लोप हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं m, ये है अपना x2, ये हो गया y2, ये है x1 और y1। हमें करना है y2 माइनस y1, 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2। 13 माइनस 5 विल बी 8, 6 माइनस 2 इज 4। तो हमारा स्लोप कितना आ जाएगा 2। ये प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा पॉजिटिव स्लोप, यानी कि धनात्मक प्रवणता है ये। देखिए आराम से आप इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर के समझें, ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करें। ये हो गया हमारा x1 y1, इसे x2 y2। y2 माइनस y1 करना है 2 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय -5 -3। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -8। m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इज 6 माइनस 8। सो दिस विल बी 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में स्लोप आ रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे क्या, नेगेटिव स्लोप, यानी कि ऋणात्मक प्रवणता यहाँ पे हमको मिल रही है। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। m इक्वल टू ये हो गया x1 y1, इट इज x2 y2। तो हम लिख रहे हैं y2 माइनस y1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा -8 प्लस ऑफ 1, और नीचे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर वाला अपन लिख सकते हैं -7 अपॉन 0। जब भी नीचे 0 आता है तब हम क्या कहते हैं, स्लोप कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है हमारा स्लोप। तो ये m कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा, यानी कि ये जो लाइन है हम कह सकते हैं ये लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इसका x का कोऑर्डिनेट और इस दूसरे पॉइंट के x का कोऑर्डिनेट, दोनों के x जो बिंदु हैं, x निर्देशांक 4 4 है। इसका मतलब ये लाइन कैसा है, पैरेलल है y एक्स। m क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि इसका जो रन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर हम इसका डायग्राम बना के देखेंगे तो ये जो लाइन होगी कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, y अक्ष के समांतर होगी। आइए इसकी बात करते हैं। m हमको फाइंड आउट करना है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। 6 माइनस 6 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 x2 माइनस x1। 5 माइनस 3 इज 2, ये आपको मिल गया 0। m का वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, आपका राइज जो है वो कितना है, 0 है। यानी इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन कैसे बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ऐसी जो लाइंस होती हैं इनका कोई भी, इनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस तरह से अपॉन में जब टर्म्स आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। m इक्वल टू ये x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके जैसे हमेशा आप करते हैं वैसे कीजिए, या फिर इनका कोई ऐसा कॉमन टर्म निकालिए जिसका 5 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए तो कितना आता है, 30 आता है। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली को भी मैं 30 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में हम 30 का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है, देखिए m इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 30 बाय 3 माइनस 3 इंटू 30। देखिए कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 10, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 90। ठीक है, तो m इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 माइनस 90 माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100। तो ये हमको कितना देगा,
m इक्वल टू 9/100 देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। 3,1/2 और 1/-1/3 और 1/5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जब इस तरह से अपॉन में कोई चीज़ आती है, बटे में कोई वैल्यूज आ जाती हैं, तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई किया है, एक कॉमन टर्म इनका निकाला है जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर। मल्टीप्लाई करने से ये जो सिंपल कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये हो गया x1/1, ये हो गया हमारा x2/2। देखिए 1/2 माइनस ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय -2/5 -1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय -2/5 -1/3। तो आप इसमें कॉमन टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जो 4 से डिवाइड होगा वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो और 5 और 3 का हमको भी इसमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए कितना हो गया, 5 × 4 20 और ये हो जाएगा आपका 60। तो ये जो 60 आया है हमारा, इसका हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इसका 60 का हम ऊपर नीचे दोनों जगह पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। देखिए m इक्वल टू 60/2 प्लस 60/4 डिवाइडेड बाय -2 × 60 डिवाइडेड बाय 5 -1 × 60 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए 30 प्लस ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय -120/5 -60/3। इस नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। m इक्वल टू 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, इट विल बी -24, इट विल बी 3 × 2। बस अब आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको। ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, x1 y1 की वैल्यू y दे रखी है, यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये हो गया आपके x2, ये हो गया y2 और स्लोप हमको गिवन है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है m, उसका वैल्यू हमको दे दिया है y2 माइनस y1 5 माइनस y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपको इसमें बिल्कुल केयरफुली सारी वैल्यूज को पुट अप करना है। अगर आपने कोई भी वैल्यू गलत पुट कर दी तो आंसर में गलती हो जाएगी आपके। तो देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार मैं फिर से और लिख देता हूँ, 3/4 इक्वल टू 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से -3, ये हो जाएगा 20 माइनस 4y। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। इस 4y को इस तरफ भेजते हैं, 20 प्लस 3 और y इक्वल टू कितना यहाँ से मिल जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा आपको। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन है। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी स्लोप गिवन है और इस बार x कोऑर्डिनेट अननोन है, तो हम लिख लेते हैं m हमको दे रखा है -5/3 x1 x2 y2, ये हो गया हमारा x1 y1। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस ऑफ 1/2। एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, 1/4 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2। हमको ऐसी टर्म लिखनी है जो 1/2 से भी डिवाइड हो जाए, जो 4 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो क्या आप लिख सकते हैं 4 × 3 12। तो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 -5/3 12/4 माइनस 12/3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 12x प्लस 12/2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, -5/4 कितना हो जाएगा, ये 4 3 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 12x प्लस 6 2 ज़ा 12। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जाएगा माइनस का 60x माइनस का 30 डिवाइड इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ 12। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 60 माइनस का 30, दिस विल बी माइनस ऑफ 3। अब आप इस 30 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 60x इक्वल टू 30 माइनस 3, माइनस का 60x इक्वल टू ये हो जाएगा 27, x इक्वल टू आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय
60। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये x जो कोऑर्डिनेट है हमने इसको फाइंड आउट। तो आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें जो x का कोफिशिएंट है m, ये m हमको स्लोप देता है, तो हमें यहाँ पे स्लोप का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं गिवन है, इसमें हमको इक्वेशन गिवन है। तो हमको पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी। तो ये 3y को हमने इधर रखा, इक्वल टू इस 5 को हम उधर भेज रहे, तो ये हो गया -5। y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/3। पर क्या इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि x का कोई भी टर्म हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर x का टर्म अगर मुझे लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ 0.x -5/3, यानी जो x का कोफिशिएंट अगर 0 रख दें तो क्या इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी m इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे यहाँ से 0। m 0 का मतलब है ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये देखिए हमने यहाँ पे किया है m इक्वल टू 0, यानी इसमें जो राइज है बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th और 12th ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमको प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू 18,3 एंड 17,2 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से निकल रही है और एक दूसरी लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं। दोनों लाइंस कैसी प्रूव करनी है, पैरेलल प्रूव करनी है। तो देखिए पहले इसका डायग्राम बना के देखें। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ये कह रहा है कि एक लाइन जो है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से निकल रही है। किसके समांतर है ये सरल रेखा, मूल बिंदु से निकल रही है। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमको पता है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, इसके पैरेलल है एक दूसरी लाइन जो कि 18,3 है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, y इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और एक लाइन का कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे, मान लेते हैं एक लाइन के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे 18,3, ए भी एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को 18,3 और 17,2। तो पहले इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमको पता है, y2 माइनस y1 इज 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 18। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और ये आपका m1 आ जाएगा 1। हमें पता है कि स्लोप का कंडीशन क्या होता है, अगर m1 इक्वल टू m2 होगा तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, यानी दोनों का स्लोप अगर सेम है तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल्स है। तो एक लाइन का तो जिसकी कोऑर्डिनेट हमको गिवन है उसका तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ये दूसरी लाइन कह रहा है कि कहाँ से निकल रही है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से निकल रही है ये सरल रेखा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 पर ये पॉइंट बनेगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 पर ये पॉइंट बनेगा, x इक्वल टू 0,0 पे बनेगा, -1,-1 पे बनेगा। तो हम x इक्वल टू 0 जब रखते हैं तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 0, क्योंकि ये y इक्वल टू x है। x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 2 मिलेगा। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 मिलेगा, यानी x की जो वैल्यू रखेंगे वो का वो एज इट इज आपको y के अंदर मिल जाएगा। तो इसी की वैल्यूज को यूज करके हम m2 फाइंड आउट कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर उसका स्लोप फाइंड करने पर हमको 1 मिलता है तो हम कहेंगे m1 और m2 का स्लोप इक्वल है, और ये जो लाइंस AB और जो ये लाइन x को y इक्वल टू x है, ये दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। तो मान लेते हैं हम दो पॉइंट्स, इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ P1,1 और Q ले लेता हूँ मैं 2,2,2। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, इट विल गिव यू 1/1, और आंसर क्या आएगा आपका 1। आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, 3 - 1 ले लीजिए तो 2/2 आएगा, वो भी आपको 1 ही देगा। हमारे यहाँ पे हमको ये कंडीशन मिल रही है m1 इक्वल टू m2, तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है AB वो किसके पैरेलल है, PQ के, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, लेकिन आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो
तो आइए देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू -2,8 एंड 4,10, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। वेरी गुड। तो अब हम क्या मान लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ए हम कंसिडर कर लेते हैं, ये है -2,8 और बी हम कंसिडर कर लेते हैं 4,10। उस तरह से ये पॉइंट एक दे रखा है P2,4 और Q मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1,7। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2, वो आपको कितना देना चाहिए, -1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर -1 आता है, तो फिर हम कह सकते हैं ये जो स्लोप है, ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आइए फॉर्मूला लगा करके देखें, m इक्वल टू m1 निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। किसी को भी आप y2 मान लीजिए 10 माइनस 8 और डिवाइडेड बाय 4, माइनस ऑफ -2 विल बी +2। ठीक है, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 10 माइनस 8 इज 2, 4 प्लस 2 इज 6, इट विल गिव यू 1/3। अब m2 भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, यानी ये जो पॉइंट PQ है इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने को क्या देगा, 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, इट विल बी 3 एंड दिस विल बी -1। तो इसका मतलब हुआ ये है -3। अब हम ये जो कंडीशन है m1 इक्वल टू m2, इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू है। m1 है 1/3, m2 है -3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जैसे ही m1 इंटू m2 आपको -1 मिला, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ लाइन के परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रूव कर दिया है इसको। फाइंड for the given equations whether the lines are perpendicular, parallel or neither of them। जो समीकरण दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इन इक्वेशंस को टेस्ट करना है, चेक करना है कि ये इक्वेशन आपस में जो लाइंस बना रही हैं वो पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, या फिर वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम टेस्ट करके देखते हैं। देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखिए, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। ये जो इक्वेशन है, इसको और इसको दोनों को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। -3y मैंने इधर रखा है, बाकी सबको मैं उधर भेज रहा हूँ, -2x प्लस 8। हमारे पास y को इधर रखना है और इक्वल टू ये जो -3 है इसको हम उस तरफ भेजेंगे, तो -2 -3 x प्लस 8 डिवाइडेड बाय -3। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, इधर बच जाएगा 2/3x माइनस ऑफ 8/3। ठीक है, ये इक्वेशन हमको यहाँ से स्लोप मान लेते हैं, ये लाइन 1 है तो इसका स्लोप अपने को कितना मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। अब अगर इसका स्लोप हमको इसका अपोजिट इनवर्स मिल जाता है, नेगेटिव इनवर्स मिलता है -3/2, तो हम कहते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। और एज इट इज 2/3 मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। और कुछ अलग वैल्यू मिल जाती है तो हम कह देंगे ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। दूसरी वाली लाइन के लिए निकाल लेते हैं, इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। 4y को मैंने इधर ही रखा है, x को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो ये माइनस का x प्लस का x कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 2। y के कोफिशिएंट को भी हम डिवाइड में भेजेंगे 2/4 और हमारा जो इक्वेशन आएगा वो है x/4 प्लस 1/2। तो यहाँ से m2 मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है m, यानी x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1/4 आ रहा है। क्या m1 और m2 में कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये नाइदर ऑफ देम वाला केस है। न तो ये लाइंस पैरेलल है न ये लाइंस परपेंडिकुलर है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसी की तरह का ये क्वेश्चन है लेकिन इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्म में दे रखा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जब हमने ये इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, इस इक्वेशन का स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ वो कितना होगा, माइनस ऑफ a/b। x के साथ कोफिशिएंट कितना है 2 और y के साथ कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसका m1 का जो लाइन 1 है उसका स्लोप कितना आएगा, -2/3। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हम इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x के साथ कोफिशिएंट है -4 और y के साथ जो कोफिशिएंट है हमारा 6। क्या ये दोनों में कुछ रिलेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा और, माइनस ऑफ 2/3 हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये दोनों स्लोप इक्वल आ रही है। देखिए क्या आ रहा है, m1
इज इक्वल्स टू, स्लोप इक्वल कब आती है? जब लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो लाइंस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन क्या दे रखी है? x इक्वल टू 2x इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 4। उस तरह से यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -3। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5। ये दो वैल्यूज हैं। तो जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए ग्राफ हमको y माइनस का चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये हमारा हो गया नेगेटिव y एक्सिस, ऊपर हमारा हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, और ये हो गया हमारा x डैश x प्राइम। देखिए x एक्सिस 1 2 3 4, यानी कि मैं यहाँ x इक्वल टू 4 पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को हम कह रहे हैं x इक्वल टू 4। x एक्सिस पूरी पॉजिटिव होगी इधर। उसी तरह से 1 2 3 4 और 5, ये है हमारा y इक्वल टू -5। तो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है y इक्वल टू -5। देखिए ये एक लाइन तो पैरेलल है किसके? x एक्सिस के, और एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस के। और एक्सिस हमको पता है आपस में कितने डिग्री एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे एंगल पे होती है। तो ये लाइंस भी कैसी होंगी? 90 डिग्री पे एंगल पे होगी। तो यानी कि ये लाइंस दोनों कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमको थोड़ा लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ लाइन की इक्वेशन से हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखिए अगला अपना क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये आपके पास दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर ए जिस तरह से सॉल्व किया है, या क्वेश्चन नंबर सी हमने जैसे सॉल्व किया है, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहिए देखिए अब इस इक्वेशन को हम क्वेश्चन नंबर सी में जो हमने यूज किया है उससे हम करके देखते हैं। ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ऑफ a/b से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के साथ जो है वो है, मान लेते हैं इसको m मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय y के साथ है 1। तो ये स्लोप कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा फर्स्ट वाली लाइन का। इस वाली लाइन को आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी, इस -2y को इधर रखते हैं और x को उधर भेजेंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -x डिवाइडेड बाय -2, y विल बी x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर दो लाइंस आपके आ रही है। देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू है, आपको स्लोप का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ से? m2 इक्वल टू 1/2। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप होता है। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अब इस कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे ये पैरेलल तो नहीं है क्या, ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करके देखेंगे? m1 इंटू m2, m1 है -2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमको कितना मिलेगा? -1। तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन हमको क्या दे रही है? परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन दे रही। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? देखिए y इक्वल टू वैल्यू निकालिए 8/4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 15/3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अब आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो क्या है? y के रेस्पेक्ट में है। तो देखिए ये लाइंस पैरेलल आती हैं या परपेंडिकुलर आती है, हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारी हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक x एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है? y का वैल्यू कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। तो एक मैंने लाइन खींची, इस पे हमेशा y का वैल्यू क्या रहेगा? 2। एक कह रहा है y इक्वल टू 5 है लाइन, तो ये हमने y इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ कर दिया। ये हो गया y इक्वल टू 5 का लाइन, ये हो गया y इक्वल टू 2 का लाइन। आपको ये लाइन कैसे दिख रही हैं? दोनों पैरेलल दिख रही हैं। तो ये आपको क्या प्रूव कर रहा है? ये लाइंस दोनों जो हैं वो पैरेलल रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम देख लेते हैं। पहला देखिए पॉइंट क्या है? जनरली थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। वैसे हमें पता है कि थीटा कहाँ से चेंज होता है? 0 to 360 डिग्री तक चेंज होता है, लेकिन हम कहाँ से कहाँ तक रेंज को कंसिडर कर रहे हैं? 0 से 180 डिग्री। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन होते हैं वो इन क्वाड्रेंट के अंदर चेंज होते हैं। हमने एक्स और वाई के साइन को चेंज होते हुए क्वाड्रेंट्स में देखा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी चेंज होती है। तो उसका ये चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। हमको मेन ध्यान किसका रखना है? टेन थीटा का ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? स्लोप फाइंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एंगल का यूज करने वाले हैं, जिसमें टेन थीटा का यूज किया जाता है। तो देखिए टेन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है। ए का मतलब है ऑल साइन पॉजिटिव्स, सभी के जो
फंक्शंस है सब पॉजिटिव है। देखिए ये साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है और कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ऑल पॉजिटिव का मतलब है टेन भी पॉजिटिव होगा और टेन कहाँ पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होगा। अब ये वैल्यूज कहाँ काम आएंगी, इसके लिए थर्ड स्टेप मैंने लिखा है, जैसे मुझे 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ तो ये चार्ट से मिल जाएंगी, लेकिन अगर मुझे 90 के ऊपर का वैल्यू चाहिए और 90 से ऊपर भी मुझे कहाँ तक चाहिए, 180 के रेंज तक का वैल्यू चाहिए। 90 से 180 यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे टेन थीटा के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो फिर उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 180 माइनस थीटा। 180 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपको कहाँ की वैल्यूज मिलेंगी, और यहाँ पे जो साइन है माइनस का लगेगा क्योंकि 180 माइनस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा, जहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टेन थीटा कितना है, माइनस का वैल्यू आएगा यहाँ पे। उसी तरह से टेन 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा में इसकी बात कर रहे हैं हम, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, यानी 270 से छोटा वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। लेकिन जब हमें ये ध्यान रखना है कि 90 या 270 जब हम लिखते हैं तो वो 10 चेंज होता है क्वाड के अंदर, और साइंस जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये चिन्ह जो लगे हुए हैं वो 10 के ही हमारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। 10 का जो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वैल्यूज, डिग्री का वैल्यूज निकालने का, ये वैल्यू भी याद करवा दूंगा मैं आपको, बड़ी आसान है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आइए पहले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द स्लोप व्हेन एंगल फॉर्म्ड विद द पॉजिटिव एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है टेन थीटा की। तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, और दिया हुआ क्या है, एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। तो देखिए हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, तो m इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा, और ये थीटा हमने यहाँ पे रखा 30 डिग्री। तो यहाँ से m अपने को कितना मिलेगा, टेन 30 का वैल्यू देखिए कितना है, 1/√3 यहाँ पे हमको मिलेगा। अगर इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको कहे तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। पॉजिटिव स्लोप इसी तरीके से बनाया जाता है, ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एंगल तो आपने माइनस एक्सिस पे बनाया है ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो एंगल कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। ऐसा नहीं है, जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन जहाँ पे कट कर रही है उसकी राइट साइड वाली पूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और लाइन की पूरा लेफ्ट साइड में पूरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये बन रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस एंगल, इस लाइन को आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सिर्फ ड्रॉ करने का तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, m इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 का वैल्यू होता है √3। इसका भी डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ये है 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हुए एंगल। उसी तरीके से अब देखिए 225, अब देखिए 225 आपको कैलकुलेट करना है, तो 225 कहाँ आएगा, क्या मुझे बता सकते हैं, 180 से ऊपर आएगा ये एंगल। तो इसको कैसे लिखेंगे, m इक्वल टू 10 225 डिग्री। अब ये कितना ऊपर है, 10, 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और कितना जोड़े कि ये 225 बन जाए, तो हम कितना जोड़ेंगे इसके अंदर, 45 जोड़े, 45 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये 225 बन जाएगा। अब देखिए 180 प्लस, जब 180 प्लस होता है तो इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, तो इसके आगे प्लस का साइन लगा दीजिए, और टेन थीटा एज इट इज लिखना है। ये जो थीटा एंगल होगा वो यहाँ पे एज इट इज रिपीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan of 45 डिग्री आ जाएगा, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, 270 माइनस कितना एंगल करें कि हमको यही मिल जाए, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, tan of 270 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 225 मिल जाए, 45 ही माइनस करना पड़ेगा। अब क्योंकि 270 हमने यूज़ किया है, तो देखिए 270 जब हम यूज़ करते हैं तो हमको क्या चेंज करना होता है, कॉट में जाना होता है, और क्योंकि ये 270 माइनस हम कुछ कर रहे हैं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें 10 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगेगा, और इसको हम लिखेंगे कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 ले लीजिए चाहे tan 45 ले लीजिए, दोनों का वैल्यू क्या है, 1 ही है दोनों के वैल्यूज़। तो आप इसका अगर जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पूरा जो ये एंगल है ये है आपका 225 डिग्री, और जब हमने यहाँ पे निकाला है 45 डिग्री,
तो ये जो एंगल है आपका इतना, ये वाला है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 45 डिग्री का बनेगा। अगला जो हमारा एंगल है वो है 300। तो 300 देखिए आपका कहाँ जाएगा, 270 से ऊपर जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m इक्वल टू tan ऑफ 300। ये इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 270 प्लस, कितना प्लस करें कि ये 300 बन जाए 30, ठीक है, इसमें 30 प्लस करेंगे। अब 270 प्लस में गया है तो पहले तो यहाँ पे 10 का साइन कितना है, नेगेटिव, और 270 यूज हो रहा है तो यहाँ लगेगा कॉट, और यहाँ लगेगा 30 डिग्री। आई होप ये कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा। 270 और 90 जब भी लगते हैं तो 10 को कॉट में बदलना है, और उस क्वाड्रेंट में ये जो 300 एंगल है इसमें क्वाड्रेंट में देख लेना है कि ये इसका साइन क्या है 10 का, वो साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो कॉट 30 का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे √3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -√3। तो ये आपको कैसा स्लोप दे रहा है, नेगेटिव स्लोप आपको ये देगा। यानी इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। इसका नेगेटिव स्लोप है, ऐसा डायग्राम बनेगा इसके अंदर, और हम बात कर रहे हैं ये जो एंगल बन रहा है 300 डिग्री इसका। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 180 डिग्री की बात करते हैं। देखिए m इक्वल टू कितना है हमारे पास, tan ऑफ 180 डिग्री। अब आप 180 एग्जैक्ट लाइन को आपने टिल्ट करते गए, ये जो लाइन है ये लाइन 0 पे था आपका, पहले आपने उसको लाइन को घुमाया घुमाते घुमाते आप कहाँ लेके आ गए, 180 के ऊपर। 180 पे मर्ज कर दिया आपने, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 180। तो इट विल बी क्या, इट विल बी इक्वल टू tan 0 डिग्री। tan 0 पर वैल्यू tan का 0 ही होता है, तो m इक्वल टू हमारे पास स्लोप आ जाएगा 0। यानी हम कैसी लाइन की बात कर रहे हैं, जिसकी स्लोप 0 है। स्लोप 0 कब होती है, जब इसके y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं जब। तो ये जो लाइन है, तो हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, इसका स्लोप होगा m इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस बी। ये y जो लाइन है ये नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, यानी कि y एक्सिस जो है वो पूरा ऊपर पॉजिटिव है, y एक्सिस पूरा नीचे नेगेटिव है। तो प्लस माइनस बी इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। देखिए इक्वेशन के बारे में हम फिर आगे बात करेंगे। 150 के लिए मुझे निकालना है, तो m इक्वल टू tan ऑफ 150 डिग्री। अब आप 150 को जैसे हमने इसमें कैलकुलेट किया वैसे इसके अंदर भी आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 150 निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 180 माइनस कितना करें कि 150 मिल जाए, या फिर 90 में कितना प्लस करें कि 150 मिल जाए। हम पहले एक ही तरीके से करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ tan ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये आपको 150 दे देगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, इस क्वाड्रेंट में है, तो आप इसके आगे क्या लगेगा, माइनस का साइन। tan 180 पर कोई tan चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे रहेगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसका स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू 1/√3। ये भी एक नेगेटिव स्लोप आया है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये इसका नेगेटिव स्लोप हो गया। ये जो एंगल है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से हमने नापा, ये है 150 डिग्री। आप इसको कॉट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m इक्वल टू tan ऑफ 150 डिग्री का हमको निकालना है। तो हम इसमें 90 में कितना ऐड करें, 90 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ लगेगा माइनस ऑफ, अब ये 90 है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ 10 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कॉट, क्योंकि 10 जो है वो 90 और 270 पे चेंज होता है। कॉट कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। अब देख लीजिए कॉट 60 का वैल्यू कितना है, 1/√3 है, और आगे माइनस का साइन। दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप सेम ही आएगा यहाँ से। तो इसमें भी हमने दो मेथड से सॉल्व किया है, इसमें भी हमने दो मेथड से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एंगल फॉर्म विद पॉजिटिव y एक्सिस इज 150 डिग्री, देन फाइंड स्लोप। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। y एक्सिस की पॉजिटिव साइड में 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसकी प्रवणता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होगी, ये पहले तो अपन इसका डायग्राम बना के देखते थे। ये एक लाइन है, और ये कह रहा है पॉजिटिव y एक्सिस। ये जो एंगल आपको दे रखा है वो है 150 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप फाइंड करनी है तो आपको कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, इस एंगल का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये एंगल कितना है। तो देखिए इस एंगल को कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले तो आप
इस ट्राइंगल का हेल्प लेते हैं हम इसके लिए इंटरनल एंगल निकालते हैं। पहले अपन थीटा 1, ये अपने को मालूम है कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। फिर हम निकाल लेंगे थीटा 2, और मैं बता ये जो दोनों एंगल होंगे इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से माइनस कर देंगे इस थीटा 2 को, तो हमारे पास ये आउटर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ये एंगल हमको मिलेगा हम इसका वैल्यू tan थीटा के अंदर पुट कर देंगे। देखिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, थीटा 1 का वैल्यू हमको निकालना है। तो थीटा 1 प्लस 150 डिग्री कितना होगा 180, ये स्ट्रेट लाइन जो है इस 180 होगी। तो थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, थीटा 1 विल बी 30 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू आ गया, थीटा 1 कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब देखिए, अब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम लिख लेते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो थीटा इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका 30 डिग्री जो अभी कैलकुलेट किया है, ये हो गया 90 डिग्री, प्लस एक हो गया हमारे पास थीटा 2, और इनका योग कितना है 180 डिग्री। यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया 120 इक्वल टू 180, थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल है अपना थीटा 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट थीटा 2 प्लस थीटा 3 ये कितना होगा 180 डिग्री। थीटा 2 अभी हमने कैलकुलेट करा 60, थीटा 3 हमको फाइंड आउट करना है 180, थीटा 3 कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तो थीटा 3 विल बी 120 डिग्री। अब आपको क्या है निकालना है, इसके अंदर स्लोप फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, m इक्वल टू tan थीटा 3 लिख लेते हैं, tan ऑफ 120 डिग्री। अब देखिए 120 अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जस्ट, 180 में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ 180 माइनस 60 डिग्री से, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा 180 मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 180 में कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है आपको ध्यान रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, और यहाँ पे एज इट इज इसका वैल्यू आ जाएगा tan 60 का जो वैल्यू होता है √3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ √3। आपका स्लोप आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, और वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है नेगेटिव स्लोप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अ लाइन ए सरल रेखा जिसका नाम है ए बी पासेस फ्रॉम ए और बी, दो पॉइंट हमको दे रखे हैं, और एंगल कितना बना रही है 135 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है, ये जो x है इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, आपको क्या क्या दे रखा है, हमको पता है m इक्वल टू कितना होता है tan थीटा, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ए पॉइंट आपको दे रखा है -5,5, और पॉइंट बी आपको दे रखा है x,4। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, और थीटा डिग्री भी आपको एंगल दे रखा है 135 डिग्री। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं वो सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए कितना दे रखा है tan थीटा 135 इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस ऑफ 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा है tan 180 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ कितना बचाएगा 4 माइनस 5 विल बी -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 5। यहाँ पे tan 180 माइनस 45 135 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है आपको पता है, और तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। tan 45 का वैल्यू होता है 1, वो हम रख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं -x माइनस 5 इक्वल टू -1 माइनस ऑफ x इक्वल टू -1 प्लस 5, इट विल बी माइनस ऑफ x
5 माइनस 1 इज 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। हमको इसने पूछा क्या है, x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू -4 आएगा और जो हमारा पॉइंट b है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे -4, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, a का कोऑर्डिनेट है -5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ स्टेयर्स हैविंग हाइट 125 मिलीमीटर एंड विड्थ 254 मिलीमीटर। सिविल इंजीनियर्स जनरली इस फॉर्मूले का भी यूज़ करते हैं। जब भी घर बनता है तो आपने देखा होगा, जब सीढ़ियाँ बनाई जाती है तो सबसे पहले एक रैंप बनाया जाता है और रैंप का पक्का मजबूत हो जाने के बाद उसके ऊपर सीढ़ियाँ बनाई जाती है। तो ये पूछ रहा है कि कितने एंगल पे बनाया जाना चाहिए कि ये सीढ़ियाँ तो ये पूछ रहा है ये कितने एंगल पे बनेगा जब इसकी सीढ़ियों की हाइट और विड्थ आपको दे रखी है। देखिए इसका हाइट कितना दे रखा है, ये तो आपको दे रखा है, ये इसका हाइट है वो है 5 इंचेस, आप किसी भी एक में कंसिडर कर सकते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है आपको 10 इंचेस। तो ये हाइट और विड्थ दे रखी है। अब हमें पता है कि जो हमारा स्लोप है उसको हम और किस तरीके से लिखते हैं, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू राइज अपॉन रन लिखते हैं। राइज अपॉन रन हमने पढ़ा था, राइज क्या है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये डिफरेंस हमको कैलकुलेट करके दे रखा है, इसका थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। कितना दे रखा है यहाँ पे, राइज आपका दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है 10, जो रन आपको दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू 0.5 आ जाएगा, 0.5। tan थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, अगर आप 1/√3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 0.5 के आसपास है, लगभग इसके इक्वल आएगा। तो हम यहाँ √1/√3 का वैल्यू रख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्स 30 डिग्री का ये स्लोप होना चाहिए, तब ये डायमेंशंस इसके ट्रू होंगे। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आपको यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू राइज अपॉन रन। यहाँ पे आपको राइज कितना दे रखा है, हाइट जो है आपकी वो राइज है 10/6, ये कितनी हो जाएगी 5/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.66 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी, यानी कि इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 1.7 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ रही है। और हमें पता है कि √3 का वैल्यू भी कितना होता है 1.73 तो होता है 1.732। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, हमने जो कैलकुलेट किया है 1.7, और tan थीटा इक्वल टू हम कितना रख सकते हैं √3 का वैल्यू, √3 पे कितना है tan ऑफ 60 डिग्री। थीटा हमारा कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, अगर ये हाइट और ये विड्थ हमको दे रखी है तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हमने सीखे। अगर आप स्लोप पढ़ रहे हैं और स्लोप के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट्स पक्के करने हैं तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से ज़रूर देखना। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, आप उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख करके सॉल्व करना। और भी कोई नए क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।